हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। कंपनी खाते जो इससे पहली वीडियो में समझाए गए थे, कंपनी का अर्थ, कंपनी की परिभाषा और कंपनी की विशेषता, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी के प्रकार, कंपनी कितने प्रकार की होती है, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी का अर्थ, इनकी विशेषताएं, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अंश क्या है, इसे भी हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अंशों के प्रकार, पूर्वाधिकार अंश और समता अंश, यहाँ तक हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, आप पहली वीडियो को भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में अंतर। फर्स्ट ऑफ ऑल, पूर्वाधिकार अंश। इन अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है। इन्हें समता अंशधारियों से पहले लाभांश पाने का अधिकार होता है। जो पूर्वाधिकार अंशों के अंशधारी हैं, उन्हें समता अंशधारियों से पहले लाभांश की प्राप्ति होती है। थर्ड है, पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी के प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। ऐसे अंशधारी जो पूर्वाधिकार अंशों में अपनी धनराशि विनियोजित करते हैं, उन्हें प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। इन्हें कंपनी की सभा में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ये कंपनी की किसी भी मीटिंग में अपनी वोट देने का अधिकार नहीं रखते हैं। समापन की दशा में इन्हें समता अंशधारियों से पहले भुगतान किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, पूर्वाधिकार पहले अधिकार रखने वाला, तो समता अंशधारियों से पहले अधिकार होने वाले अंश पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट है समता अंश। इनमें लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। तो यदि हम दोनों के डिफरेंस को बेस के आधार पर लिखना चाहते हैं तो हमें एक कॉलम बनाना है आधार का, और वहाँ पर लिखना है लाभांश की दर। तो समता अंशधारियों में अनिश्चित होती है, जबकि पूर्वाधिकार अंशों में निश्चित होती है। इन्हें लाभांश का भुगतान पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद किया जाता है। तो बेस में हमारा दूसरा टॉपिक आता है, दूसरा पॉइंट है लाभांश पाने का अधिकार। तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश पहले दिया जाता है, जबकि समता अंशधारियों को लाभांश बाद में दिया जाता है। इन्हें कंपनी की प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है। समता अंशधारी कंपनी की प्रबंध संचालन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, इन्हें कंपनी की सभा में वोट देने का अधिकार होता है। ये कंपनी की सभा में वोट देने के अधिकारी हैं। समापन की दशा में पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद इन्हें भुगतान पाने का अधिकार होता है। सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान किया जाता है, उसके बाद समता अंशधारियों को भुगतान किया जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अधिकृत पूंजी से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाई ऑथराइज कैपिटल? पार्षद सीमा नियम में दिखाई गई पूंजी को अधिकृत पूंजी कहा जाता है। वह पूंजी जिसका उल्लेख पार्षद सीमा नियम में किया जाता है, उसे हम अधिकृत पूंजी कहते हैं। यह पूंजी की अधिकतम सीमा होती है जो कंपनी निर्गमित कर सकती है। कंपनी अपने जीवन काल में जितनी धनराशि को निर्गमित कर सकती है, वह उसकी अधिकृत पूंजी होती है। इसे पंजीकृत पूंजी या नाम मात्र पूंजी भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, निर्गमित पूंजी से आप क्या समझते हो? अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसके लिए जनता से आवेदन मांगे जाते हैं निर्गमित पूंजी कहलाती है। व्हाट डू यू मीन बाय इशूड कैपिटल? तो इट इज सच एज ए पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज इशूड इन मार्केट टू गेट एप्लीकेशन। और जो भाग निर्गमित नहीं किया जाता उसे अनिर्गमित पूंजी कहा जाता है।
जो भाग निर्गमित करने से रह जाता है उसे हम अनइशूड कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी एग्ज़ाम में अधिकांश पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आरक्षित या संचित पूंजी से आप क्या समझते हो? केवल अंश पूंजी वाली सीमित कंपनी में परिवर्तित होते समय पूंजी संचय रख सकती हैं। अंश पूंजी वाली असीमित कंपनी जब सीमित कंपनी में अपने आप को परिवर्तित करती है तब ऐसी दशा में उसे कुछ धनराशि संचय करके रखनी होती है, जिसे संचित पूंजी के नाम से जाना जाता है। ऐसी पूंजी का उपयोग कंपनी द्वारा समापन की स्थिति में किया जाता है। इस पूंजी का उपयोग कंपनी अपने समापन डिसोल्यूशन की स्थिति में इसका उपयोग करती हैं। कंपनी समापन करते समय ऐसे अंशों को निर्गमित करने का अधिकार रखती हैं। ऐसे अंश को निर्गमित करके कंपनी अपने समापन में उत्पन्न होने वाले दायित्वों को पूरा करने में इसका प्रयोग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम अभिदान से आप क्या समझते हो? जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे हमें ठीक करना है, अंशों, निर्गमित अंशों की अपेक्षा कम अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं, तब ऐसा अभिदान न्यूनतम अभिदान कहलाता है। ऐसी कंडीशन को हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। जब एप्लीकेशन, जितने हमने एप्लीकेशन मांगी थी उनसे कम धनराशि के लिए यदि एप्लीकेशन प्राप्त होती हैं तो ऐसा अभिदान हमारा न्यूनतम अभिदान या अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यदि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, निर्गमित किए मार्केट के अंदर, और यदि एप्लीकेशन 8,000 अंशों के लिए आती हैं तो 2,000 कम के लिए एप्लीकेशन आई हैं, तो ऐसी दशा को हम न्यूनतम अभिदान कहते हैं। निर्गमित अंशों की अपेक्षा आवेदन कम होना। इसी के जस्ट अपोजिट दूसरा टॉपिक है अधि अभिदान, ओवर सब्सक्रिप्शन से आप क्या समझते हो? जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या से अधिक अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं। जब कंपनी जितने अंशों के लिए निर्गमन करती है यदि उनसे अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तब ऐसा निर्गमन अधि अभिदान कहलाता है। ऐसी दशा में कंपनी द्वारा निम्न समायोजन किया जाता है। इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझना है। जैसे कंपनी ने 10,000 अंशों का निर्गमन किया और एप्लीकेशन मिली 15,000 अंशों के लिए, तो ऐसी स्थिति में जो अमाउंट हमारे पास 5,000 अंशों के लिए एप्लीकेशन ज़्यादा आई है उसे हमें एडजस्ट करना होता है। और कंपनी उसे कैसे एडजस्ट करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल है अतिरिक्त धनराशि को वापस करना। यदि कंपनी समायोजन नहीं कर पाती तब ऐसी स्थिति में जो अतिरिक्त धनराशि आई है, 5,000 अंशों पर जो आवेदन राशि हमें प्राप्त हुई है, उस राशि को हम वापस कर देते हैं। अब क्या जनरल लेखा किया जाता है उसे हमें समझना है। जब अतिरिक्त धनराशि को वापस किया जाता है तब हमारे यहाँ एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जबकि रिसीव होने पर हमारे यहाँ एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो इसी की जस्ट एंट्री अपोजिट एंट्री हम बना लेते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग अमाउंट रिटर्न ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन। जो ओवर सब्सक्रिप्शन की अमाउंट हमारे पास आई है उस अमाउंट को हमें वापस करना है। नेक्स्ट हमारा है अतिरिक्त धनराशि को आवंटन की राशि में समायोजित करना। यदि हम अतिरिक्त धनराशि को आवंटन की राशि में समायोजित करते हैं तब उसके लिए भी हमें एक एंट्री बनानी होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो एप्लीकेशन पर अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हुई है उसे हमें अलॉटमेंट में एडजस्ट करना होता है। और इसी से रिलेटेड फिर दूसरी एंट्री एक और हमें बनानी होती है जो हमारी इफ़ेक्ट डालती है रिसीविंग ऑन शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट पर जो अमाउंट हमें रिसीव होनी है उसमें इसका इफ़ेक्ट पड़ता है।
बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट। सपोज दैट यदि हमें अलॉटमेंट में 50,000 रुपये मिलने हैं और 5,000 रुपये हमें एडवांस में एप्लीकेशन पर मिल गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो 5,000 रुपये हम अलॉटमेंट के अमाउंट में एडजस्ट कर देते हैं, तो तभी हमारे 5,000 रुपये कम हो जाते हैं। तब हमारी एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन में अतिरिक्त धनराशि को हम अलॉटमेंट पर आवंटन पर समायोजित कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन से आप क्या समझते हो। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अधिकांश अतिलघु के रूप में पूछे जाते हैं। अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम, शेयर इशूड एट प्रीमियम। जब हम प्रीमियम पर इशू करते हैं शेयर को, तब उसका क्या मीनिंग है उसे हमें समझना है और कोशिश करना है कि क्वेश्चन का आंसर हम इसी रूप में यदि देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मार्किंग इफ़ेक्टिव होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन। जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन उनके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर करती है, तब ऐसा निर्गमन अधिमूल्य पर निर्गमन कहलाता है। बिना किसी सूचना के अधिमूल्य का लेखा आवंटन पर मांगी जाने वाली राशि के साथ किया जाता है। जब यह सूचना हमें नहीं होती कि हम प्रीमियम का लेखा किसके साथ करेंगे, अलॉटमेंट के साथ, फर्स्ट कॉल के साथ या सेकंड कॉल के साथ, तब ऐसी कंडीशन में हम प्रीमियम का लेखा आवंटन के साथ, अलॉटमेंट के साथ करते हैं। अब उससे संबंधित क्या एंट्री बनती है वो भी हमें अपने आंसर में नोट डाउन करनी होती है। संबंधित लेखा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एट प्रीमियम। तो प्रीमियम पर लेखा हमारा होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। तो प्रीमियम के अमाउंट को हम मांगी जाने वाली धनराशि में समायोजित करके दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसके जस्ट अपोजिट, अंशों का अवमूल्यन पर निर्गमन से आप क्या समझते हो। तो शेयर इशू एट डिस्काउंट, इसका मीनिंग हमें बताना है और उसके बाद उससे संबंधित लेखा बताना है। जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन उनके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर करती है, सपोज दैट 100 रुपये इसकी फेस वैल्यू है, यदि 90 रुपये पर इसका निर्गमन किया गया है, तो ऐसा निर्गमन अवमूल्यन या बट्टे पर निर्गमन कहलाता है। 10 रुपये की राशि को हम बट्टे पर निर्गमन मान लेते हैं। बिना किसी सूचना के अवमूल्यन का लेखा आवंटन पर मांगी जाने वाली राशि के साथ किया जाता है। जिस प्रकार प्रीमियम का लेखा मांगी जाने वाली राशि के साथ किया गया था, उसी प्रकार अवमूल्यन का लेखा भी मांगी जाने वाली राशि अलॉटमेंट के साथ किया जाता है। इसके लिए क्या जनरल लेखा बनता है, जनरल एंट्रीज क्या होती हैं, वो भी हमें समझना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो डिस्काउंट के लिए हम इस प्रकार से लेखा तैयार करते हैं, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पर निर्गमन करने पर हमारी एंट्री अलॉटमेंट के साथ बनती है बिना किसी सूचना के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अपशिष्ट याचना से आप क्या समझते हो। यह भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। व्हाट डू यू मीन बाई कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर से आप क्या समझते हो, इसका मीनिंग और फिर हम इसके संबंधित लेखे के बारे में जानेंगे। केवल मीनिंग लिख देना मात्र किसी चीज़ का पूरक नहीं होता, उसकी गहराई को जानने के लिए उसके संबंधित लेखे को भी बताना अनिवार्य होता है, जिससे यह ज्ञात होता है एग्जामिनर को भी कि कहीं ना कहीं हम किसी टॉपिक को बारीकी से जानते हैं। रटना, समझना
इन दोनों शब्दों में जो अंतर होता है वह अंतर हमारी लिखाई में दिखाई देता है। जब कोई अंशधारी अपने अंशों पर मांगी गई राशि का भुगतान निश्चित अवधि तक नहीं करता, जो डेट इसकी होती है फर्स्ट कॉल की या सेकंड कॉल की या अलॉटमेंट की, यदि उस डेट पर पेमेंट नहीं कर पाता तब ऐसी याचना राशि अवशिष्ट याचना राशि कहलाती है और ऐसी राशि को प्राप्त होने वाली राशि में से घटाकर दिखाया जाता है। कॉल्स इन एरियर का जो इफ़ेक्ट पड़ता है वह प्राप्त होने वाली राशि पर पड़ता है, इसलिए इसका जो लेखा है वो बैंक वाली एंट्री के साथ बनाया जाता है। तो यदि कोई अंशधारी निर्धारित समय तक अपनी मांगी गई धनराशि का भुगतान नहीं करता तब ऐसी राशि अवशिष्ट याचना या कॉल्स इन एरियर कहलाती है। क्या लेखा तैयार होना है उसके बारे में हमें समझना है। संबंधित लेखा है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल जिस पर भी इसका लेखा किया जाना है उसको हम इसमें शामिल करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल। अमाउंट रिसीव ऑन शेयर फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसी के जस्ट अपोजिट एक टॉपिक है अग्रिम याचना से आप क्या समझते हो। व्हाट डू यू मीन बाई कॉल्स इन एडवांस। जब कोई अंशधारी अपनी याचना राशि का भुगतान निर्धारित समय से पहले कर देता है तब ऐसी याचना राशि अग्रिम याचना राशि कहलाती है। ऐसी राशि का लेखा प्राप्त होने वाली राशि के साथ किया जाता है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का इफ़ेक्ट रिसीविंग अमाउंट पर पड़ता है। यह राशि जिसके साथ प्राप्त होती है उसी में जोड़कर दिखाई जाती है और बाद में संबंधित राशि में से समायोजित कर ली जाती है। इसका क्या संबंधित लेखा है वो भी हमें समझना है। एक उदाहरण द्वारा इसे समझाया गया है। संबंधित लेखा एक अंशधारी ने अपनी द्वितीय और अंतिम याचना का भुगतान प्रथम याचना के साथ कर दिया, जिसके लिए हमें निम्नलिखित लेखा करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस। बैंक अकाउंट डेबिट, जो अमाउंट हमें रिसीव होनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल और कॉल्स इन एडवांस, कितना रुपये हमें एडवांस मिला है। सपोज दैट हमें 50,000 रुपये फर्स्ट कॉल पर मिलने हैं और 500 रुपये हमारे एडवांस में मिले हैं, तो ऐसी दशा में 50,500 रुपये की अमाउंट हमारी बैंक अकाउंट डेबिट के सामने लिखी जानी है। अब इसका दूसरा लेखा क्या होना है उसे भी हमें समझना है। जो पैसा हमने एडवांस दिया है जब सेकंड कॉल का पेमेंट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वह राशि एडजस्ट की जाएगी। जैसा कि इसमें लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। जो पैसा 500 रुपये हमने पहली कॉल पर ज़्यादा दिए थे वो अब हमें सेकंड कॉल पर कम देने हैं। सपोज दैट हमें 30,000 रुपये मिलने थे, 500 हमें मिल गए हैं पहले ही, तो ऐसी कंडीशन में हम सेकंड कॉल पर 29,500 रुपये की रिसीव करेंगे। तो जो अमाउंट कहीं कहीं पर इसमें थोड़ा सा मतभेद है कि कॉल्स इन एडवांस को डेबिट नहीं किया जाता है। तो यदि ऐसी कंडीशन है कि कॉल्स इन एडवांस को हम डेबिट नहीं करना है तो हम नंबर ऑफ़ शेयर भी घटाकर दिखा सकते हैं। जब नंबर ऑफ़ शेयर घटाकर हम दिखाएंगे तो हम एक एंट्री बना लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल और नंबर ऑफ़ शेयर की वैल्यू घटाने के बाद फिर हमारे पास एक ही अमाउंट से एंट्री बननी है 29,500 बैंक अकाउंट के आगे और 29,500 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल के सामने हमें दिखानी है। और यदि हम यह बताना चाहते हैं कि कौन सी अमाउंट किस कारण से घटी है तो कॉल्स इन एडवांस जो हमने पहले से क्रेडिट किया हुआ है उसी अमाउंट को हम डेबिट करके दिखाएंगे, तो उससे हमें क्लियर हो जाता है कि जिस एडवांस को हम पहले दे चुके हैं वही एडवांस की अमाउंट हमने आगे घटाई है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
नेक्स्ट वीडियो में हम अंशों के हरण शेयर फॉर फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। और जिन्होंने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है, वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के आधार पर पहली वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।